Can we start? Chaliye friends. So friends, now we are going to start with our next subject called paper number 6B, strategic management. Now ये subject जो है वो आपके 6A that is financial management के साथ आता है. FM is what a 50 marks and SM is what of a 60 marks. अर्लियर क्या होता था, ये सब्जेक्ट जो है वो EIS सब्जेक्ट जो था उसके साथ आता था और FM के साथ FME को ये सब्जेक्ट आता था. तो उन्होंने क्या किया, जैसे आपको पता है कि पहले 7 सब्जेक्ट थे, उसमें से एक कम कर दिया. तो वो जो एक सब्जेक्ट कम हुआ है वो ये वाला सब्जेक्ट है, दैट इज FM में इको और EIS SM में EIS. ये 100 नंबर का सब्जेक्ट जो है वो आपको आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है. सही बात है. नाउ फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग अहेड, आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझको जवाब देंगे, चलेगा? बताना मुझको कि अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं. व्हेन वी आर लर्निंग अकाउंटिंग सब्जेक्ट, हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं बच्चों? यस, एनीवन? अकाउंटिंग करते हैं? अकाउंटिंग क्या करते हैं ना? यस. टैक्सेशन में टैक्स कैलकुलेट करते हैं. ऑडिटिंग में ऑडिट करते हैं. एसएम में क्या करते हैं? एसएम करते हैं सर. नहीं, हम ऐसे में तो करते हैं. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं. अच्छा फिर ठीक है, सीए को अकाउंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है, टैक्स का नॉलेज होना जरूरी है, ऑडिट का नॉलेज होना जरूरी है. सर सीए को एसएम का नॉलेज होने की क्या जरूरत है? ऐसे क्या नौबत आ गई कि हमको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं? सर ये तो एमबीए वाला सब्जेक्ट हो गया, मैनेजमेंट. तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? सो वेरी गुड मॉर्निंग. हम शुरू करेंगे आज से अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस और हम लोग भी समझेंगे कि सीए को एसएम पढ़ना क्यों जरूरी है. ठीक है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग. चलिए शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ आर डिस्कशन फॉर द सब्जेक्ट कॉल 6B स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है बच्चों? नाउ सी, इस क्वेश्चन के आंसर पे आने से पहले कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फिर सीए और एसएम का लिंक लगा के देखते हैं. Why do Tata, Adani's, uh, Reliance grow 100 times whereas the other businesses fails? Now don't give me that shitty answer कि सर वो मोदी जी है तो ये हो गया. That is not a point of discussion. बट मेरा सवाल है कि ये बिजनेसेस 10x 100x ग्रो करते हैं, लेकिन बाकी बिजनेसेस कभी कभी फेल हो जाते हैं. आपने देखा है कितने सारे कंपनीज बनते हैं, कितने सारे कंपनीज बंद भी हो जाते हैं. सो व्हाई सच हैपेंस? देयर इज ओनली वन मैजिक, इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेटेजी. अगर आप अपने बिजनेस को स्ट्रेटेजिकली हैंडल करोगे तो आप अपने बिजनेस को किसी भी एडवर्स सिचुएशन से 10x 100x ग्रो कर सकते हो. आई बात समझ में? हाउ द जियो still is profitable company by giving the recharges at zero cost at the earlier days. जियो ने तो पूरा फ्री में ही बांटा हुआ था ना पहले कुछ महीनों तक, फिर भी आज जियो प्रॉफिटेबल कंपनी है. द आंसर इज यस. हाउ डज जोमैटो कैन गिव 50% ऑफ wherein they don't own any hotel, any restaurant? होटल में जाने के बाद मुझको वो सब्जी जो है वो 200 रुपए की मिलती है और जोमेटो में मुझको 160 की मिल जाती है. हाउ डज इट हैपन? रेस्टोरेंट में महंगा, जोमेटो में सस्ता. हाउ इट इज पॉसिबल? तो डोंट यू थिंक दैट every decision which has been made by Jio, which has been made by Zomato, Tata acquired the Air India back again. How Tata enters into many businesses, how Tata they divest from many businesses at many times.
How they able to acquire such a loss making entity that is Air India? Why they acquired? Because Air India is what the loss making venture for the government of India, that's why they sold it. So why Tata purchased this loss making entity and how they are making it profitable? How Tata acquired the Land Rover and Jaguar, which is again a loss making entity? So Tata हमेशा loss making entities को acquire करता है क्या? ऐसा क्यों? Now all these questions has to be put together, and answer for all these questions will be a single answer, that is a strategy. So every businessman, if he want to grow his business, has to follow strategy. बिना strategy का business grow होता नहीं है. We cannot go blindfolded for doing any business. There must be a strategy to it. और वही strategies हम लोग इस सब्जेक्ट में 50 नंबर करने पड़ने वाले हैं. हाँ, अगेन ये सब्जेक्ट थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि एमसीक्यू भी इसके अंदर, तो 30% के वेटेज से 15 नंबर इसका एमसीक्यू आता है, 35 नंबर जो है डिस्क्रिप्टिव में आपको आएगा. लेकिन क्वेश्चंस के जो आपके नेचर है वो क्वेश्चन पेपर से हम लोग देख लेंगे कि प्रैक्टिकल आते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी बेस आते हैं, कैसे आते हैं देख लेंगे. मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी ओपन करके दिखाऊंगा, बताएंगे क्या आपको स्ट्रैटेजी क्या है ये समझे, क्यों स्ट्रैटेजी जरूरी है ये समझे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई सीए नीड्स टू लर्न द स्ट्रैटेजी. हम अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट पढ़ लिए, बात खत्म है ना. व्हाई वी नीड टू लर्न द स्ट्रैटेजी हियर. यस जानवी जी, कोई आंसर? आप ऑडिट में नहीं आए इसलिए आपको पनिशमेंट है. सीए को एसएम पढ़ने की क्या जरूरत है? इज देयर एनी लिंकिंग? यस बेटा. See, don't you think that after becoming a chartered accountant, that you will go, if you are opting for the doing job, you have to take some decisions while being an employee of that entity. क्या आप सीईओ लेवल तक पहुंच सकते हो? क्या आप किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बन सकते हो, सीएफओ बन सकते हो? हाँ कि ना? चेयरमैन भी बनेंगे कुछ कुछ, कई बार हो सकता है कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो आपको नहीं लगता है कि आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है? इफ यू वांट टू गो टू दैट पोजीशन, आपको अभी से इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो यू विल थिंक लाइक एन सीईओ एट द सीए इंटर लेवल इटसेल्फ, कि बिजनेस चलता कैसे है. सी बिजनेस है तो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग है तो ऑडिट है, ऑडिट है, अकाउंटिंग है तो टैक्स है. बिजनेस ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? है? तो जब तक बिजनेस ग्रो नहीं होगा, जैसे जोमेटो वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिट फी देते होंगे नहीं देते होंगे? रिलायंस ऑडिटर को ऑडिट फी देता होगा नहीं देता होगा? यूजुअली रिलायंस जो है वो लगभग 50 करोड़ रुपए तक का उनका ऑडिट फीस रहता है. तो अगर रिलायंस ग्रो ही नहीं करेगा तो ऑडिटर क्या खाएगा? तो देयर मस्ट बी फर्स्ट बिजनेस दैट मस्ट ग्रो, and then the auditor will earn, and some other people are also will earn from that company. सही बात है. तो being a chartered accountant, if you want to do a job, तो सारे तो प्रैक्टिस में नहीं आएंगे. कितने लोग यहाँ पे जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं? नहीं. कितने लोग जॉब करना चाहते हैं? जॉब 1 2 3 और ये जॉब जॉब जॉब, मतलब प्रोबेबली एवरीवन इज गोइंग फॉर द जॉब इटसेल्फ. सी ऐसे होता है भी, इंडिया में लगभग 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उसमें से 1.5 या 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही प्रैक्टिसिंग में है. मतलब लगभग 60-70% जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो जॉब करते हैं. तो बताएंगे मुझको ये 60-70% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एसएम का ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? कुछ सीईओ है, कुछ है, कुछ है. क्लर्क नहीं बनेंगे हम लोग, हम बड़े लेवल पे जाएंगे. तो वो वहां पे क्या सोचते हैं वो आज समझना बहुत जरूरी है. इसलिए यहाँ पे आपको बस इंट्रोडक्शन दिया होगा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है. आप आर्टिकलशिप में जाओगे अभी सी एंटर क्लियर करने के बाद. तो व्हेन यू आर talking to the board of directors, when you're talking to accounts manager, talking to CEO, probably when you're in the articleship, तो आपको उनकी थिंकिंग पता होना चाहिए कि सोच क्या रहे ये लोग. वो भी आपका एक लर्निंग कॉन्सेप्ट है ना. यहाँ पे आप थियोरेटिकली पढ़ेंगे, वहां पे जाके एक्चुअली प्रैक्टिकली काम करेंगे. वैसे भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अगेन मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताएंगे. जियो ने 0 रुपीज में अपना रिचार्ज दे दिया लोगों को, तो बताएंगे ये प्रैक्टिकल चीज है कि थ्योरेटिकल चीज है? प्रैक्टिकल है ना. तो एसएम के ही किसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके उन्होंने उसको किया होगा, जिसको बोलते हैं मार्केट पेनेट्रेशन.
ट्राई टू ग्रैब द मार्केट। ये मार्केट पेनिट्रेशन हम पढ़ने वाला है अपने सी एंटर एसएम के अंदर, आई बात समझ में? तो उन्होंने इसी का इस्तेमाल करके वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, वो स्ट्रेटेजी अपनाई है। एनी डाउट सो फार? तो जो जॉब वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनको ये समझना बहुत जरूरी है। सर प्रैक्टिसिंग वाले, सर हम जॉब नहीं, हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, उन लोगों को एसएम पढ़ना क्यों जरूरी है बच्चों? सी व्हेन अ practicing chartered accountant give consultation to the firms or the businesses, financial decisions are being taken on the basis of strategies itself. Again, let's take an example of Jio. तो जियो 0 रुपीज में रिचार्ज दे रहा है, प्राइस इज 0। तो क्या उस डिसीजन में मोटा भाई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इन्वॉल्व करके नहीं लिया होगा कि बताओ मैं 0 रुपीज में देना चाहता हूँ, ये मेरा डिसीजन सही है कि गलत है, इतना ही बता। तो क्या ये 0 रुपीज में रिचार्ज देने का एक स्ट्रेटेजी होता है, इसको मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं। इससे ये हो सकता है आज भले लॉस हो लेकिन कल फायदा हो सकता है। क्या ये बात सीएस को पता होना जरूरी है? हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गिविंग कंसल्टेशन, बाकी लॉयर्स है, एमबीए इन फाइनेंस है, एमबीए इन मार्केटिंग है, ऐसा फ्लीट ऑफ प्रोफेशनल्स आर देयर हु आर गिविंग कंसल्टेशन टू द मोटा भाई whether to offer the recharge at 0 rupees. Will not take decision on basis of only our consultation, but we are one of the important element in that decision making. तो we need to learn ना as a practicing chartered accountant कि मोटा भाई मुझको पूछ रहे तो I have to answer. अगर मान लो मोटा भाई को किसी कंपनी को एक्वायर करने का है, जैसे टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर जगुआर को एक्वायर किया, तो ये एक्विजिशन इज आल्सो द ग्रोथ स्ट्रेटेजी ना, इट्स अ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सब्जेक्ट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। तो क्या इस डिसीजन में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग है, जो उनके ऑडिटर्स है, साथ में जो सीए उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं टाटा मोटर्स में, क्या उनको इन्वॉल्व करके नहीं लिया होगा? तो अगर सीएस को जो जॉब कर रहे हैं और उनके ऑडिटर है, प्रैक्टिसिंग है, उनको इस बारे में पता ही नहीं है कि ये क्या होता है भाई, ये क्या एक्विजिशन है, ये कौन सा स्ट्रेटेजी हुआ, तो हाउ कैन दे गिव कंसल्टेशन ऑन दैट? तो every chartered accountant, whether in practice, whether in job, has to learn about this strategic management, because everything that we do learn in the coming lectures, coming 60, 70 lectures, are or is a very relevant thing for a chartered accountant. ऐसा नहीं कि ये थ्योरेटिकल चीज है, हाँ अगर उसको प्रैक्टिकल एंगल से पढ़ेंगे, उसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बड़े आपको अच्छे लगने वाले हैं। सही बात है। अगेन जैसे ऑडिट में हमने स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि हम राइटिंग करना बहुत जरूरी है, वैसे इसके लिए भी आपके पास एक 200 नंबर का नोटबुक होना चाहिए जिसके अंदर हम लोग सारी बातें लिखेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर का राइटिंग सेशन भी करेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, इजंट इट? एक काम करते हैं, बिफोर मूविंग टू द सिलेबस, एक काम करते हैं इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जा करके इसका एक क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में इस पे आते हैं। क्योंकि आपने अब तक जिंदगी में खाली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसी नाम का सब्जेक्ट ही मैनेजमेंट के रिलेटेड पढ़ा होगा, लेकिन उसका और इसका कोई संबंध है क्या, देख लेते हैं, चलेगा बच्चों? क्वेश्चन नवंबर का है। See, this is the question paper. Section A. Yes.
तो सेक्शन ए आपका एफएम आता है, ये रहा सेक्शन नंबर बी जो आपका एसएम यहाँ से शुरू होगा। डिस्क्रिप्टिव 35 नंबर का पेपर आपके सामने है, ठीक है बच्चों। एमसीक्यू में आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू और रेगुलर एमसीक्यू दोनों आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5A से आपका एसएम का जो क्वेश्चन पेपर है वो शुरू होता है। देखिए पहला क्वेश्चन कैसा है, क्या ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है या केस बेस्ड है? केस बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है केस बेस्ड। बताएंगे पॉइंट नंबर बी क्या लिखा है, जरा एक बार पढ़िएगा। You are the CFO of multinational corporation that has been facing declining profitability in one of the business units for the past 3 years. वगैरह वगैरह। तो as a CFO, what steps you would take in response to the situation? How would you justify your decision? जब मैं भी 10-15 मिनट पहले बात कर रहा था कि to think like a CFO, तो आपको एक सिनारियो दिया जाएगा कि ये आप सीएफओ हो और ये सिचुएशन आपके सामने है कि उनके प्रॉफिट बड़े कम हो रहे हैं, कैश फ्लो नेगेटिव है, ये है वो है। तो पूरा एसएम का निचोड़ दे करके मुझको बताना कि व्हाट स्ट्रेटेजी आई शुड अडॉप्ट एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट स्ट्रेटेजी। तो आपको केस में प्रॉब्लम क्या हुआ है, वो करना क्या चाहते हैं, उसके बेस पे स्ट्रेटेजी बतानी है। लेकिन सिंपल है, आता है कुछ भी नहीं। अगर आपने एसएम को ठीक से पढ़ा हुआ है तो यू कैन अप्लाई दोज लॉजिक। तो इट इज अ वेरी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके बच्चों, अरे क्लियर है क्या? सी अगेन XYZ लिमिटेड ने ऐसा किया, अ वेल डिफाइंड विजन। अब ये थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ SWOT, many managers fail to distinguish, write a short note on hourglass। मतलब 50 में से 35 नंबर का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर है उसमें से लगभग 20-25 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका केस बेस आएगा। लगभग एक 5 या 10 नंबर का पेपर जो है वो आपको डायरेक्ट पेपर जो है क्वेश्चन जो वो आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच से ज्यादा पढ़े, ना कि मगिंग अप के लिए। तो मगिंग अप इज नॉट द सॉल्यूशन टू अपीयर इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर। लर्निंग द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाइंग, और लर्निंग तो हमारा क्लास में हो जाएगा, अप्लाइंग के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने होंगे। तो क्लासरूम के अंदर हम लोग क्वेश्चंस और फिर होमवर्क के अंदर भी क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तो वो एनालिटिकल माइंड हमारा ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, इसको कहते हैं टाटा बाय बाय। आते हैं अपने बुक में। ठीक है बच्चों, ना अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा तो चैप्टर कुल मिला के 5 चैप्टर हैं। कितने नंबर के लिए पढ़ना है बच्चों? 50 नंबर के लिए पढ़ना है 5 चैप्टर्स। एकदम सिंपल है, 200 पेजेस का एक आपका बुक है, 200 पेजेस 50 नंबर के लिए पढ़ना है, मतलब 4 पेजेस में 1 नंबर मिलता है। अगर बड़ा टेक्निकल बात करेंगे तो 4 पेजेस पढ़ ले, समझ लो 1 नंबर मिल गया आपको। इसका मतलब 4 पेजेस में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी 50, तभी आपको 1 नंबर आपको मिल जाएगा। सही बात है बच्चों? चलिए एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं मार्क करके देता हूँ अभी के अभी, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। चैप्टर नंबर 2 is also very important from exam perspective. Chapter number 3 is also very important from exam perspective. Chapter number 4 is also very important from the exam perspective. And now I will not say further that you will tell me whether chapter 5 is very important from the exam perspective. Are you sure? तो बताएंगे कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है 5 में से? 5, और बाकी आपने छोड़ दिए तो चल जाएगा, कोई चिंता नहीं है। मैं बोलूंगा छोड़ ही दो बाकी चैप्टर्स, जितने मैंने इंपॉर्टेंट बताए उतने बस कर लेना। ठीक है बच्चों? In short, what I mean to say, each and every page is important, each and every concept is really very important. आप किसको important, किसको less important नहीं कर सकते। भैया 200 पेजेस का बुक है, उसमें क्या ही आप important और नॉन important मार्क करोगे? सब पढ़ लो, किसी से भी सवाल आ सकता है। और एमसीक्यू आने के बाद तो मतलब कहाँ से ढूंढ ढूंढ के एमसीक्यू निकालेंगे पता नहीं। तो वी हैव टू लर्न दैट बाय हार्ट। ओके बच्चों, चिंता मत करो, कुछ नहीं, एक 70-75 घंटों का एक अपना क्लास है। ठीक है, तो हो जाता है, कोई चिंता नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। डेली 1 आवर का आपका बैच होगा, 10 बजे बराबर शुरू करेंगे, 10 से 11। उसके लिए मेरे को ऑडिट जल्दी शुरू करना होगा। ठीक है, तो अपना इंटरलिंक्ड ऑडिट ठीक से शुरू करेंगे तो फिर एसएमबी टाइम पे खत्म होगा। अदरवाइज तुम अभी सितंबर 26 कि मई 26? मई 26। ओके, तो तुम मई 27 में जाओगे, तुम 27 सितंबर 27 में जाओगे, फिर तुम्हारी गलती की वजह से। ठीक है, तो टाइम पे आना बहुत जरूरी है। तो बराबर 10 बजे, ऑनलाइन वाले नालायक हो तुम भी, समझो रहे
जो फेस टू फेस एडमिशन इधर आइए नालायक को, ठीक है, अच्छा नहीं लगता मुझको। तो जो ऑनलाइन वाले ऑनलाइन देखो, फेस टू फेस यहाँ पे आएंगे तो बराबर 1 घंटे का डेली लेक्चर्स होगा। हाँ, अगर टाइम मिला तो हम कभी एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेकर के कवर अप करने की भी कोशिश करेंगे। अदरवाइज स्मूथली जैसा चल रहा है वैनिला केस में जाएंगे, ज्यादा भगदड़ और ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं लेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करें। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है समझे, एसएमसीए में पढ़ना क्यों जरूरी है समझे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझे, सिलेबस क्या है वो समझे, उसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो भी समझे, जो छोड़ना है वो भी समझ लिए। ठीक है, अब शुरू करें। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से ही शुरुआत कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है, इतनी सारी बातें पढ़नी है, ये तो आप जानती होंगे। इधर इधर थोड़ा सा आ सकते, कोई चिंता नहीं। ओके, ये तो अब कॉर्पोरेट, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, आप तो ये तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये तो जानते हो। First thing that we do learn is what the meaning and nature of strategic management. What is the concept of strategy? What is the concept of strategic management? What is strategic intent? Importance क्या है? Limitations क्या है? मतलब पूरा बेसिक सा आपका ये चैप्टर है। हाँ, लेकिन अगेन 10 नंबर का वेटेज, क्योंकि 5 नंबर के लिए, सॉरी 50 नंबर के लिए 5 चैप्टर पढ़ने, तो हर एक चैप्टर का वेटेज कम से कम 8 से 10 नंबर का हो सकता है। कई बार 12 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ठीक है, हम हर एक चैप्टर को 10 नंबर का वेटेज समझते हैं। एकदम पहला चैप्टर एकदम मतलब ऐसा लगेगा कि हम लोग किसी 11 12 या बीकॉम का ही कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक बात जरूर बताना चाहूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर करके आपको ऐसा एकदम जबरदस्त मैनेजर बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरा पूरे लगभग 70-75 लेक्चर्स घंटों का जो इंटेंशन है वो ये है कि मैं आपको टॉपिक्स बताऊं, टॉपिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते वो बताऊं, और उसके आंसर में क्या क्या लिखना है वो बताऊं। मेरा बस यही इंटेंशन है। तो डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी मोर देन दिस, क्योंकि आपकी भी इस सब्जेक्ट से वही एक्सपेक्टेशंस है। सर इसमें एग्जाम में क्या आएगा बताओ, और इसमें से मैं लिखूं क्या वो बताओ, ज्यादा मगजमारी मत करवाओ सर। सही बात है। तो इसी तरीके से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ज्यादा मैं बहुत कुछ आपको भारी, बहुत कुछ बढ़िया, बहुत कुछ ऐसा खतरनाक, नो नो, सारी चीजें आपको पता है, एवरीथिंग यू नो। मैंने आपको बुक भी दे दिया ना, पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है, बिकॉज इतना सिंपल है। ऑडिट लॉ की तरह आपको इसमें से कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं होगा। इतना सिंपल है, राम इट्स मैंगो, इतना सिंपल है, बट आपको क्या नहीं पता है, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है। और मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। सही बात है बच्चों, चलिए इसको दिमाग में रखना और पढ़ेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन छोड़ देंगे, ट्रिक लेंगे, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नाउ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने से पहले आई हैव टू लर्न व्हाट इज मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। व्हाट इज मैनेजमेंट, आपको क्या लगता है व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अच्छा, और लीडिंग, मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कौन करता है ये? कौन करता है ये? मैनेजमेंट करते हैं सर, वेरी गुड। मैनेजमेंट मैनेजमेंट करता है सर, वेरी गुड। नाउ मैनेजमेंट को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। मैनेजमेंट मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल एंड द फंक्शंस दैट दे परफॉर्म। मैनेजमेंट दोनों तरीके से आता है ना, कि जो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स, उसको भी मैनेजमेंट कहेंगे ना, ग्रुप ऑफ पीपल को। और उन उन वो लोग को कौन से फंक्शंस जो है वो निभाते हैं, उसको भी मैनेजमेंट कहते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 1, जब किताबें आपकी फिजिकल हाथ में आएगी तो उन पॉइंट्स को मैं टिक डाउन करके दूंगा, उन्हीं पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, बाकी सारे पॉइंट छोड़ देने। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन का पहला ही पॉइंट छोड़ दिया है, पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज द की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स।
यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ, जो बड़े लेवल पे. In relation to organization, management is the chief organ entrusted with the task of making it purposeful, productive entity by undertaking the task, bringing together and integrating and disorganized resources of manpower, money, material, and technology, which are then combined into functional whole, मतलब functioning whole. In short, what? मैनेजमेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो उस बिजनेस में इंचार्ज होते हैं और वो जो टास्क और एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं टू इंटीग्रेट एंड डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस, मतलब अलग अलग रिसोर्सेस को एक साथ लेके आना और उनको प्रोडक्टिव बनाना, पर्पसफुल बनाना, ये मैनेजमेंट है. बस खत्म. मैनेजमेंट का मतलब इतना ही होता है. एनी डाउट? एनी डाउट? आगे देखिए, अगेन एक मैनेजमेंट का डेफिनेशन आगे बोला हुआ है. तो मैनेजमेंट इज नथिंग बट अगेन सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस carried out by management of an organization. तो if you been asked in the examination explain the term management, तो आप बोलना मैनेजमेंट को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. पहला, इट इज अ की ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ ऑफिस हु इंटीग्रेट व्हाट द फंक्शंस. एंड दूसरा, मैनेजमेंट आल्सो रेफर्स टू, इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन. देखिए मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, एक बिजनेस में क्या क्या आता है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, है ना, फाइनेंस. तो ये सारे फंक्शंस इंटर रिलेटेड है कि नहीं. सपोज सेल्स और मार्केटिंग दोनों अगर इंटर रिलेटेड नहीं है तो वो काम कैसे करेंगे. प्रोडक्शन और मार्केटिंग अगर दोनों इंटरलिंकिंग नहीं है तो काम कैसे करेंगे. तो मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस. जो कौन करता है, जो खुद मैनेजमेंट करता है. खत्म ना. मैनेजमेंट इतना ही है. लिखना शुरू करेंगे. बस हो गया, इतना ही है. कितना सिंपल है. लिखो भाई लिखो. लिखना शुरू करेंगे. हेडिंग देंगे चैप्टर 1 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. सिंपल है ना. अरे सिंपल है ना. जवाब ही नहीं दे रहे मुझको यार, क्या हो गया अब. मजा आ रहा है. वेरी गुड. लिखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ओके, हेडिंग लिखा. उसके अंदर लिखना पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. ओके, उसके नीचे लिखना मैनेजमेंट इज यूज्ड इन फॉलोइंग टू वेज. मैनेजमेंट इज यूज्ड इन फॉलोइंग टू वेज. इन फॉलोइंग टू वेज. पॉइंट नंबर ए. पॉइंट नंबर ए, it refers to key group of people. It refers to key group of people who are in charge, who are in charge of day-to-day business operations, who are in charge of day-to-day business operations in an organization, in an organization. Point number B, management is also used, management is also used with reference to
management is also used with reference to a set of interrelated functions a set of interrelated functions and processes carried out by management of an organization of an organization। जैसे सुनो ना, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से फंक्शन बच्चों देखिए, फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना रिसोर्सेज को, कि कहीं पैसे वैसे लगते हैं, पैसे लोग लगते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना। स्टाफिंग, सही लोगों को सही काम पे लगाना, सही प्लेस पे लगाना। डायरेक्टिंग, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना। कंट्रोलिंग, भाई काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखना। तो ये सब काम किसका होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का होता है ना, यानी कि मैनेजमेंट का होता है ना। तो मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इजंट इट? तो लिखिएगा functions such as, next line पे, functions such as planning, organizing, directing, staffing and control। स्टाफिंग एंड कंट्रोल। ओके बच्चों, हो गया? बस मैनेजमेंट में सवाल आया तो इतना ही लिखना है। बाकी ये जो है ना, गेन कमांड ओवर फेनोमेना, इंड्यूस द डायरेक्ट इवेंट, मैनेजर फॉर्मूला, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वगैरह, ये तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप नहीं पढ़ने वाले हो। सही बोला ना मैंने? क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना। तो जितना रेलेवेंट है उतना ही पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? आगे बढ़े क्या? नाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट समझ लिया, तो व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी क्या होती है? सी, आई कैन से स्ट्रैटेजी इज द गेम प्लान। स्ट्रैटेजी जो वर्ड है ना, ये वॉर से डिराइव किया हुआ है। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव वॉर बिटवीन, इन बिटवीन और बिटवीन द अदर्स। तो स्ट्रैटेजी वर्ड वॉर में बड़ा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलरली। बिकॉज हम सामने वाले पर्सन को हराने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हिस्ट्री में अपने तो पढ़ा होगा क्या 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 स्ट्रैटेजी अपनाए थे हम लोग। जैसे हम बहुत पॉपुलरली वो अफजल खान के बारे में बात करते हैं, कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान को मारने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी। हाँ कि ना? सो स्ट्रैटेजी इज व्हाट अ गेम प्लान। क्यों करते हैं गेम प्लान, क्यों करते हैं स्ट्रैटेजी? कोई बताएगा मुझको? व्हाई वी फॉर्म द स्ट्रैटेजी एंड इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजी? कोई बताएगा मुझको? एनीवन? सर आप ही बता दो। सी, स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं टू गेन द एडवांटेज ओवर आर कॉम्पिटिटर्स, to gain the market share in the market, to be more competitive, to be more skillful than our competitors। अभी जो हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर, कि ₹0 में रिचार्ज देना, एयर इंडिया को एक्वायर करना, लैंड रोवर जेगुआर को एक्वायर करना, ये स्ट्रैटेजीज है। क्यों करते हैं स्ट्रैटेजी? व्हाई द रिलायंस हैज form the strategy of giving recharge at a zero value, zero price? Because they wanted to break their competitors, they wanted to remove the competitors from the market। you see उनके strategies है, छोटे छोटे प्लेयर तो कब के खत्म हो गए। अरे जो बड़े दो कॉम्पिटिटर थे, आइडिया और वोडाफोन, दोनों मर्ज हो गए, बताओ।
मतलब मेरी स्ट्रेटेजी से मेरे कंप्यूटर एक साथ आ गए। क्या स्ट्रेटेजी है, खतरनाक। भाईचारा बढ़ा रहे हम लोग। मतलब आई मीन टू से स्ट्रेटेजी इज द गेम प्लान, इज अ सेट ऑफ एक्शन दैट आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट, दैट आई एम गोइंग टू टेक जस्ट टू डू ऑल दिस थिंग्स। मार्केट शेयर बढ़ाना, मार्केट में पोजीशन होल्ड करना, कॉम्पिटिटर को हराना या कॉम्पिटिटर से बेहतर बनना, इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते। देखिए, application of the term strategy to the ways is the business decides to respond to the dynamic and often hostile external forces while pursuing the vision, mission and ultimate objectives। मतलब हमारे कंपनी की विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको अचीव करने के लिए हम क्या बनाते हैं बच्चों, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट द गेम प्लान। स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट द गेम प्लान which businesses use to take market position, operations, attract, satisfy consumers, compete successfully and achieve the organization's objectives। तो स्ट्रैटेजी के अंदर हमको बस यही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। बाकी तो स्ट्रैटेजी क्या है समझने के लिए ऊपर नीचे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम इतने होशियार है कि इतना पढ़ने के बाद भी समझ जाते हैं हम लोग, है कि नहीं। और समझा भी नहीं तो हमारी इच्छा भी नहीं होती बाकी कुछ पढ़ने की। सर इतना है उतना बताओ, हाँ कि ना। हो गया टर्म स्ट्रैटेजी खत्म। राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, स्ट्रैटेजी। मजा आ रहा है? मैंने पहले ही बता दिया, ये इतना सिंपल है, आप खुद से पढ़ के कर लोगे, बट पढ़ना क्या है वो बताने के लिए मैं चाहिए तुमको। लिखो स्ट्रैटेजी, उसके आगे लिखो मीनिंग, उसके आगे लिखो मीनिंग। राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, strategy is a game plan। Strategy is the game plan that the management of the business, that the management of the business that the management of the business may use to achieve, that management of the business may use to achieve any of the following objectives, any of the following objectives। okay, नीचे फर्स्ट बुलेट, improve market positions, improve market positions। second bullet, to conduct operations more effectively, to conduct operations more effectively। third one, to compete successfully, to compete successfully, that is to achieve competitive advantage, that is to achieve competitive advantage। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये पैराग्राफ हम समझेंगे फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव। वी में डिफाइन, अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन बोला हुआ है, अभी हमने क्या देखा, मीनिंग, अभी डेफिनेशन देखेंगे। इज ए लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। वाओ, मस्त है ना। स्ट्रैटेजी इज व्हाट, द लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट। अच्छा, ब्लू प्रिंट समझ रहे हो आपने कभी किसी भी बिल्डिंग का एक आर्किटेक्ट ने बनाया हुआ एक प्लान देखा हुआ है? Have you ever seen? Nowadays it is of a black color, but earlier it used to be of a blue color। अब देखिएगा, पुराने जो ब्लूप्रिंट आपने देखा ना, उसको ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं? बिकॉज जो लाइंस होती है ना वो ब्लू कलर से ड्रॉ करते थे। अभी तो वो प्रिंटर से वो ब्लैक कलर का ही निकलता है, बट आर्किटेक्ट यूज टू यूज अ ब्लू पेन फॉर हैविंग सच द ड्रॉइंग्स एंड ऑल। तो उसको इसलिए उसको ब्लू प्रिंट कहते थे। तो स्ट्रैटेजी भी एक ब्लूप्रिंट है कि कैसा दिखेगा,
वॉट आई वॉन्ट टू अचीव, डिजायर्ड इमेज क्या है, मतलब घर, ये जगह पे कैसे घर बनेगा, कहाँ पे रूम्स, कहाँ पे बेडरूम्स, वॉशरूम्स, ये बालकनी वगैरह कहाँ कहाँ पे होंगे, डिजायर्ड इमेज क्या है। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब क्या, वो ब्लूप्रिंट में लिखते हैं ना कि पहले ये बनाएंगे फिर वो बनाएंगे फिर वो बनाएंगे। एंड डेस्टिनेशन, कहाँ तक पहुंचना है, दिखेगा कैसे, बनाएंगे कैसे, पहुंचना किधर है। तो सेम लॉजिक स्ट्रेटेजी में हम डेफिनेशन में अप्लाई करेंगे। तो स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो अ ब्लूप्रिंट। रिलायंस ने ₹0 में रिचार्ज दिया, एक ब्लूप्रिंट बनाया कि कितने दिन तक हम देंगे, उससे क्या अचीव करना चाहते हैं, डिजायर्ड इमेज क्या है, हम अपने बिजनेस को 10 साल में कहां देख रहे हैं, डिजायर्ड इमेज। डायरेक्शंस, क्या क्या डायरेक्शंस देने हैं बिजनेस को, किस प्रकार से कहां तक लेके जाना है। जैसे हमने ऑडिट में देखा था ना कि इट इज व्हाट लाइक ए जीपीएस, तो स्ट्रेटेजी लाइक ए जीपीएस कि कैसे जाना है, कहां पे जाना है। हम पहले देखते हैं ना कि यहां से यहां जाना है तो कितना किलोमीटर है, कितना समय लगेगा, ये डिजायर्ड इमेज है कि यहां तक पहुंचना है। डायरेक्शंस कि कहां कहां से जाना है, कौन सा टर्न लेना है, क्या करना, डायरेक्शन है ना ये। एंड व्हाट द डेस्टिनेशन कि कहां पे पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है मुझको। तो स्ट्रैटेजी को अगर डिफाइन करना है तो मैं क्या कहूंगा, स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग रेंज की, 10 साल 15 साल की बात करता हूं मैं। यूजुअली मैनेजमेंट में 5 साल इज कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि कोई भी बिजनेस को अगर मेरे को कंटिन्यूअसली काम करके ग्रो करना है तो 5 साल का मिनिमम जस्टेशन पीरियड देना पड़ता है। 5 साल तक लगातार मैंने काम करना है तो जाकर के बिजनेस कहीं ना कहीं सेट हो जाता है। तो मैन स्ट्रैटेजी इज व्हाट, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, किस बारे में, ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, मतलब दिखेगा कैसे 5 साल के बाद, आई वांट टू बी इंडियाज नंबर 1 कंपनी, डिजायर्ड इमेज। डायरेक्शन, उसके लिए मेरे को ये करना है, उसके लिए मेरे को वो करना है, कस्टमर्स ग्रैब करने होंगे, मार्केट पे कंट्रोल रखना होगा, प्राइसेस को कम करना होगा, डायरेक्शन, दी आर द स्ट्रेटेजीज। एंड द डेस्टिनेशन कि मेरे को 20,000 करोड़ की कंपनी बनना है, मेरा नेटवर्क इतना होना चाहिए, सेल इतना होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। सही बात है, लिखना शुरू करेंगे, राइट डाउन। पॉइंट नंबर बी, डेफिनेशन। पॉइंट नंबर बी, डेफिनेशन लिखो, स्ट्रैटेजी इज ए लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, स्ट्रैटेजी इज ए लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट of organizations, long range blueprint of organizations desired image, desired image comma direction and destination। नीचे के लाइन पे लिखना, it answers the following questions, answer the following questions। first bullet, what it wants to be, what it wants to be, क्या बनना चाहते हैं। ओके मतलब डिजायर्ड इमेज ना, डिजायर्ड इमेज मतलब व्हाट इट वांट्स टू बी, ब्रैकेट में लिखो डिजायर्ड इमेज, डिजायर्ड इमेज। ओके बच्चों। नंबर 2, व्हाट इट वांट्स टू डू, मतलब डायरेक्शन ना, क्या करना चाहते हैं, डायरेक्शन। नंबर 2 मतलब सेकंड बुलेट, व्हाट इट वांट्स टू डू, व्हाट इट वांट्स टू डू। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ इट वांट्स टू डू, थर्ड बुलेट, हाउ इट वांट्स टू डू, अगेन डायरेक्शन, how it wants to do, again direction, and last one, where it wants to go, that is destination, last bullet, where it wants to go।
आई बात समझ बच्चों? नीचे ये जो दिया हुआ है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइगर एंड ऑफ क्या बोलते हैं, कॉमन थ्रेड है, यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान है, बेसिक ऑब्जेक्टिव, वही बात है जो अभी हमने सीखी ना। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे लिए और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होगा क्या होगा, ये होगा, बिकॉज इस पे ऐसे सवाल बन सकते हैं। क्योंकि देखिए सवाल जो बनता है ना यूजुअली केस बेस्ड जो आते हैं ना, वो मैक्सिमम मेरे हिसाब से एक्सेप्शनल बेस्ड होते हैं। मतलब इस चीज में क्या आता है क्या नहीं आता है, इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे को पढ़ने का मेरा लॉजिक वही होना चाहिए। जैसे देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्ट्रेटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड एंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। सी यू टेल मी, ओनली स्ट्रेटेजी बना करके मेरा बिजनेस ग्रो होता है कि मैंने स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट भी करना है? जैसे आप अपना बहुत अच्छा स्टडी प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटेजी प्रोबेबली आपने ग्रुप 1 के क्लासेस जब लॉ खत्म हुआ था तब आपने कुछ प्लान बनाया था कि डेली लॉ को इतना इतना रिवाइज करेंगे, इतने इतने क्वेश्चंस करेंगे, एटलीस्ट क्लास ग्रुप 2 शुरू होने तक लॉ एक बार रीड करके होना होना चाहिए। क्या मस्त स्ट्रेटेजी बनाया था आपने। आपका स्ट्रेटेजी देख करके लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि ये ओनली रैंक 1 ही है, गारंटीड ये रैंक 1 का स्ट्रेटेजी है। इंप्लीमेंट हुआ तो जो कि स्ट्रैटेजी जो है वो कभी भी साउंड, साउंड का मतलब क्या होता है, एक सही सही दिमागदार। अलर्ट, अलर्ट माने यू टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू टू बी रिस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग कंडीशंस। रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट मतलब हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई विल एग्जीक्यूट द सेम। मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूँ ना कि यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन स्टडीज एंड योर ओन करियर। तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब स्ट्रैटेजी बनाई लेकिन यू शुड बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दैट यू विल इंप्लीमेंट दैट। तो स्ट्रैटेजी कभी भी ऐसी मैनेजमेंट जो साउंड है, अलर्ट है, रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए सब्सटीट्यूट नहीं हो सकती। स्ट्रैटेजी जो है कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल अनलेस इट इज इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली। हाँ कि ना बच्चों? अरे समझे नहीं समझे? तो ये याद रखना है आपने, एग्जामिनेशन में ये सवाल बन सकता है कि ऐसा ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया लेकिन मैनेजमेंट फेल्स टू इंप्लीमेंट दैट, बट क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? तो आप बोलेंगे नो नो इट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। एज अ सीएफओ व्हाट यू विल थिंक लाइक दिस ना, सीएफओ क्या सोचेगा, ओनली अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने से फायदा नहीं है, उसको इंप्लीमेंट भी अच्छा करना पड़ेगा। वी शुड हैव आल्सो अ साउंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट फॉर मेकिंग दैट स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल। ये आपका आंसर है, एज अ सीएफओ अपने ये सोचना है। हाँ जी बच्चों, चलो लास्ट पॉइंट लिखते हैं फॉर टुडेज लेक्चर। राइट डाउन पॉइंट नंबर अभी कितना आएगा, 3 आएगा ना स्ट्रैटेजी के अंदर। पॉइंट नंबर 3 राइट डाउन, स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट strategy is no substitute for for sound, for sound alert, for sound alert and responsible management. साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, उसी के अंदर लिखना या नेक्स्ट लाइन पे लिखो, उसी के अंदर नेक्स्ट लाइन पे इट मस्ट बी, इट मस्ट बी it must be checked that strategy can never be perfect, कैन नेवर बी परफेक्ट। अच्छा एक बार स्ट्रैटेजी बना दी तो क्या वही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे या फिर बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं हम लोग? ड्यू टू चेंजिंग एनवायरनमेंट चेंज भी कर सकते हैं ना। तो द नेचर ऑफ द स्ट्रैटेजी इज फ्लेक्सिबल एंड प्रेगमेटिक, मतलब चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चेंजेस। तो लिखना उसी के अंदर, इट कैन नॉट बी, क्या लिखा आपने, परफेक्ट, द कॉमा द नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी इज, द नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी इज
फ्लेक्सिबल एंड प्रेगमेटिक. Flexible and pragmatic. Okay, what is pragmatic? It is a realistic. Okay, ब्रैकेट में लिखो realistic. Pragmatic का मतलब होता है realistic. ओके बच्चों, क्लियर है? तो आज हमने क्या सीखा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी. सी ना, अपने बुक के अंदर है ना, लगभग हमने 9 पेजेस खत्म कर लिए. मतलब 9 मतलब अपने चैप्टर शुरू होने के बाद लगभग 3 या 4 पन्ने खत्म कर लिए हमने. वो इंडेक्स इंडेक्स छोड़ दो. तो 4 पेजेस को हमने एक पेज में समराइज किया है. आप समझे मेरी बात? तो हाउ वी आर गोइंग टू हेड टुवर्ड दिस सब्जेक्ट इज लाइक दैट ओनली. बाकी जो बातें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है. हाँ, एक बार रीडिंग के लिए बुक मिलेगा तो एक बार रीड जरूर कर लेना. बिकॉज होता क्या है कि मैनेजमेंट वर्ड लिखा हुआ है, उसका एक मेन पॉइंट है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए नीचे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं. बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम परस्पेक्टिव. तो कल जब मिलेंगे तो स्ट्रैटेजी के बारे में और चर्चा करेंगे. उस पर 2-3 क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी पॉइंट पे, उसको भी डिस्कस करेंगे. फिर आपको ये स्ट्रैटेजी जो आपने लिखा है ना अभी, वो समझेगा कि हाँ इस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आई हैव टू नीड टू टैकल दैट. सी 50 नंबर का सब्जेक्ट है, एकदम सिंपल है. मैं समझता हूँ टारगेट सेट करके चलो 40 एंड अबव. तो अगर एसएम में आपने 40 एंड अबव स्कोर कर लिया तो एफएम तो वैसे भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसके अंदर तो अच्छा स्कोर करने ही वाले हो तुम लोग. तो उसमें भी 40 एंड अबव का टारगेट रखोगे तो लगभग 80 अबव सब्जेक्ट में आपको एफएम एसएम में मिलने वाले हैं. तो ग्रुप 2 के अंदर अगर आपको क्लियर होना है तो एफएम एसएम इज अ सब्जेक्ट वेर इन यू कैन प्ले, वेर यू कैन बैट कि भैया इसमें 70-80 स्कोर करेंगे ही करेंगे. So that is how you will be able to clear your group 2. हर एक सब्जेक्ट, हर एक ग्रुप में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो 70-80 नंबर आपको दिलवा दे. और और बहुत ही अच्छी बात है कि ये सब्जेक्ट ग्रुप 2 में आया हुआ है एसएम, जिसमें आप थोड़ा एक्सेलरेट कर सकते हो. थोड़ी सी टेक्निकल, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली मेहनत करनी पड़ेगी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हम स्ट्रेटेजिकली नहीं पढ़े तो क्या घंटा पढ़े आके ना बच्चों. तो थोड़ा हम उस टेक्निकल और स्ट्रेटेजिकली इस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे. चलेगा बच्चों? आई गेस आज का लेक्चर क्लियर है पक्का. चलिए, थैंक यू सो मच. कल मिलते हैं शार्प 10 AM फॉर दी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 7:45 फॉर ऑडिट. ठीक है, विदाउट फेल. बाय बाय, हैव अ नाइस डे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे. टुमारो प्रोबेबली इंटरनेट का इशू जो है वो क्लियर हो जाएगा तो आप देख पाओगे प्रॉपरली. अभी कौन सा लेक्चर है? एफएम